दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी एक लड़की नदी सी। चारों तरफ सूखे पत्तों की खुरदुरी चादर बिछी थी। कहीं मटमैला भूरा सा शेड, कहीं सुर्ख लाल और कहीं हल्दी जैसा पीला और कहीं नारंगी। कितने रंग बिखरे थे जमीन पर। मुझे लगा रेवा होती तो कहती, जिंदगी लंबी हो ये तो लाजमी है ही, मगर अगर फना होना हो तो यूं इन पत्तों की तरह रंग बिखेरते हुए पूरी खूबसूरती से। मैंने पास पड़ा एक पत्ता उठाया और किताब में रख लिया, क्योंकि रेवा होती तो वो यही करती। ऐसे न जाने कितने सूखे पत्ते उसकी किताबों के बीच दबे होंगे। हर जगह की याद एक पत्ता, हर पत्ते की एक कहानी, हर कहानी से जुड़ा एक दुख या सुख, सब सहेज लेती है वो। यहाँ फैले इन पत्तों के बीच मेरी भी कुछ यादें दबी हैं, कुछ सुख बिखरे हैं। साल, पाइन, ओक, बुरांश और काफल के पेड़ों से भरा ये जंगल नुमा बागीचा मुझे दो कारणों से बहुत प्रिय था। एक तो ये कुदरती रंग और दूसरी रेवा, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय बिताया है। रेवा को देखते ही कोई भी समझ जाए कि लड़कियों के नाम नदियों पर क्यों रखे जाते हैं। रेवा को मैं मैदानी नदी कहता हूं, एकदम शांत। कोई पास बैठकर पानी में झांके तो तलहटी तक दिख जाए। वो मेरी इस कविताई तुलना पर हंस पड़ती और कहती, सब भ्रम है। पर सच क्या है? बस इसी सवाल के कारण मैं रेवा से प्यार कर बैठा था। गहरा प्यार, एकदम नज़्मों कहानियों वाला प्यार। जब मैंने नैनीताल के इस बोर्डिंग स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो सबने खूब मना किया था। माँ ने, दोस्तों ने और एक्स बॉस ने भी। मुंबई में इतने साल रहने के बाद वहाँ एडजस्ट करने में होने वाली तकलीफ़ों की लंबी फहरिस्त मेरे पास पहुँचा दी गई थी। मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं था, लेकिन वो अजीब सा दौर था मेरी जिंदगी का। कॉरपोरेट में 10 साल 12-12 घंटे की नौकरी करने के बाद थक गया था। खुद को हर दिन साबित करते करते थक गया था। पर कोई कितना भी थक जाए, 35 साल उम्र का वो पड़ाव तो नहीं होता जब वापस लौटने का मन करे। और 7 डिजिट सैलरी छोड़ के कौन पहाड़ों के वीरानों में बने स्कूल में मास्टर की नौकरी करने जाता है? जाते ही होंगे मेरे जैसे बावरे, या रेवा जो बिल्कुल मेरी जैसी नहीं है। रेवा एक आर्टिस्ट है। कैनवस पर रंग उकेरने में उसे महारत हासिल है। यहाँ इस स्कूल में उसे आर्ट टीचर का ओहदा मिला हुआ था। सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर। वो यहाँ कई सालों से है। मैंने जब ज्वाइन किया तो स्टाफ रूम में उसको देखते ही लगा कि यही वो लड़की है जिससे मेरा मिलना डेस्टिन्ड था, तय था, जैसे कहीं आसमानों में लिखा हुआ हो। काला हाईनेक स्वेटर पहने, गर्दन पर लिपटे रंग बिरंगे ऊनी मफलर से खेलती वो सामने पड़ी आर्ट बुक में कुछ उकेर रही थी। टेबल पर पेंसिलें बिखरी थीं, HB, 2HB, 6HB। तरह तरह के काले और ग्रे रंगों से वो कोई फूल बना रही थी, बिना रंगों का फूल। ये मेरे लिए दिलचस्प था। हाय, आई एम सारांश, MA अकाउंट्स और MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम IIM कोलकाता। यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मैंने एक बार में अपना सारा परिचय दे दिया। उसने चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराई। विथ सच हेफ्टी क्वालिफिकेशंस। मैंने मुस्कुरा के हाथ बढ़ाया और उसने थाम लिया। मैं वहीं एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने नहीं पूछा कि यहाँ क्यों बैठे, बल्कि उसने अपना सवाल दोहराया। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर किसी कॉरपोरेट में जाना था ना, यहाँ कैसे? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, इस बात का जवाब थोड़ा लंबा होगा। कभी फुर्सत से कॉफ़ी पीते हुए या नैनी झील में बोटिंग करते हुए या किसी ट्रैक पे बताऊंगा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और स्टाफ रूम से बाहर निकलते निकलते बोली, फिर मिलेंगे। किसी रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए शायद सबसे उम्मीद भरे शब्द यही होते होंगे, फिर मिलेंगे। मुझे एक भूला बिसरा गीत याद आ गया। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। बस हम फिर मिले और दोस्त हो गए।
दोस्त होना उसने चाहा था। मैं तो पहली मुलाकात से ही उसको चाहना चाह रहा था, पर मुझे कोई जल्दी नहीं थी। तेज रफ्तार से भागती मेट्रो सिटी से दड़बे की तरह बने ऑफिस क्यूबिकल से निकलकर यहाँ आया ही इसलिए था कि मुझे अब किसी बात की जल्दी नहीं हो। मैं आराम से इंतज़ार करने लगा कि वो हमारी इस दोस्ती वाले रिश्ते के कुछ और पायदान चढ़े और प्यार तक पहुँच जाए। किसी अनजान शख्स को जानने का और फिर उसे दोस्त बनाने का और फिर एक दूसरे के इश्क में रंग जाने का सफ़र भी तो प्यारा होता है। उस पहली मुलाकात के बाद की कुछ और मुलाकातों के बाद हम स्टाफ रूम में एक टेबल पर शिफ्ट हुए और जब फ्री पीरियड मिलता तब बातें करते, और जब फ्री पीरियड नहीं होता तो फ्री पीरियड का इंतज़ार करते। जैसा कि हर रिश्ते में होता है, पहले हम एक दूसरे के सिवा सब की बातें करते थे। स्कूल की, टीचर्स की, क्लास के बच्चों की, शहर की, मौसम की, पहाड़ों पर उगने वाले फूलों की, देश के हालात की और विदेश की भी। मुझे लगता है किसी रिश्ते के बनने में और शायद बिगड़ने में भी आपस में की गई ढेर सारी बातों का बड़ा हाथ रहता है। वो एक शेर है ना, बात करने से बात बढ़ती है, रोज बातें किया करो हमसे। वो शायद मेरी हम उम्र होगी या शायद 2 साल छोटी या शायद बड़ी भी हो सकती है, पता नहीं। वो सब कुछ जानती है, हर विषय पर उसका अपना ओपिनियन है, अपनी राय है। इंटेलिजेंट है रेवा, और मुझे इसीलिए भी बेहद पसंद है। इसके अलावा भी कई सारे कारण थे उसे पसंद करने के। सारे नहीं, कुछ तो बता ही सकता हूँ, जैसे उसके कंधे तक झूलते बाल, उसकी काजल से भरी हुई आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी खरखराती हुई आवाज़ जो गज़ल गायकी के लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है। ये अलग बात है कि वो गाती नहीं। मुझे लगने लगा था कि मैं भी उसे पसंद आने लगा हूँ। हो सकता है कि वो भी ऐसे ही 2-4 चीज़ें मेरे बारे में गिना दे, पता नहीं क्या गिनाए। शायद उसे मेरा नाम पसंद हो, सारांश, क्योंकि जब वो मुझे मेरे नाम से बुलाती है तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। या शायद ये तो पक्का बताएगी कि उसे मेरा पेड़ों के नाम जानना पसंद है। बागीचे में हो या जंगल में, वो अचानक रुक के पूछती, ये कौन सा पेड़ है? मैग्नोलिया। मैं गहरे हरे पत्तों और सफ़ेद बड़े बड़े फूलों के उस पेड़ के नीचे रुककर कहता तो वो हैरान होकर मुझको एकटक देखती, फिर ढेर सारे सवाल करती। तुम कोई बॉटनिस्ट हो? सब जानते हो? वो भी मुंबई में रह के? कैसे भला? मैं मुस्कुरा के कहता, सब नहीं, कुछ कुछ। उस रोज़ मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे ही उसने अचानक कहा था। मैं यहाँ यानी नैनीताल इस स्कूल में आई तब सिर्फ 25 साल की थी, जिंदगी से डरी हुई। मैंने टोका, डरी हुई? क्यों? उसकी आंखों में अचानक एक स्याह बादल उतर आया। माथे पर बारीक सी शिकन और हलक में जरा सी हरकत हुई, पर वो कुछ बोली नहीं। मैंने भी नहीं कुरेदा। कहीं अनजाने ही उसको हर्ट करने का खतरा कैसे मोल लेता। और किसी के अतीत में झांकने का अधिकार हमें शायद तब मिलता है जब हम उसके वर्तमान में पूरी तरह शामिल हों। और अभी तो मैं बस कयास ही लगा रहा था। हालांकि अब वो बिल्कुल डरी हुई या परेशान नहीं लगती है, बस कभी कभी खो जाती है, बेवक्त ही चुप्पी लगा जाती है। मुझे नैनीताल के उस स्कूल में काम करते कोई 8 महीने होने को आए थे, पर इतने दिनों उससे कोई मिलने नहीं आया। पापा मम्मी उसके थे नहीं, पर मुझे लगा कोई तो होगा उसका अपना। उस शाम वो अपने हॉस्टल रूम जल्दी चली गई। फिर रात को उसका एक मैसेज आया, कल झील तक चलें? कैंपस से निकले अरसा हुआ। अगली शाम हम झील के किनारे थे। वीकेंड ना हो तो नैनीताल में वैसी भीड़ नहीं होती। कोई घंटा भर हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। नैना देवी के मंदिर की आरती अटेंड की, तिब्बती मार्केट में भटकते रहे। उसने तरह तरह की अरोमा कैंडल्स खरीदी। मैंने पहाड़ी लोगों के हाथ के बने मफलर खरीदे। शायद किसी मौके पर रेवा को ही गिफ्ट कर दूंगा। क्या ऐसा कोई मौका आएगा? मैं कई दिन सोचता रहा था। बोटिंग करें? पानी देख के मुझे तलब हो उठती है, मैंने उससे कहा, और फिर 10 मिनट बाद हमारी बोट झील में थी। रेवा तो थी ही नदी। हम पैडल मारते हुए बीच झील में पहुंच गए। न जाने कहां से ढेर सारे बादल आ गए थे, पहाड़ों के बीच जैसे फंस गए हों।
पानी के ऊपर धुंधलका छाने लगा था। मेरे और रेवा के कंधे आपस में जरा सा टकरा रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा। वो दूर कहीं पहाड़ों में देख रही थी। कैसी उदास आंखें थी उसकी, दुख के काजल वाली आंखें। मुझे लगा उसकी आंखों को चूमे बिना ही चखा है मैंने कोरों पर जमे नमक को। मैं जरा सा उसकी ओर झुका और उसके सर्द गालों पर हौले से अपने होंठ रख दिए। वो कांप गई। नहीं पता, नहीं जानता सर्द हवा का असर था या मेरा उसे छू जाना। मैंने उसकी हथेलियां थाम ली। वो दस्ताने पहने थी। मैंने खींच के एक उतार दिया और उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में कस लीं। वो खामोश थी अब भी। हम दोनों ने पैडल मारना छोड़ दिया था। बोट पानी की लहर में यहाँ वहाँ डोल रही थी। रेवा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, कि मुझे तुमसे अगर कहूँ कि आई लव यू एंड विल यू मैरी मी, मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजारना चाहता हूँ रेवा। यही नैनीताल के इस बोर्डिंग स्कूल के कैंपस में तुम्हें और मुझे बूढ़ा होते देखना चाहता हूँ। या शायद हम यहाँ से निकलकर खूब सारी यात्राएं करें, रेगिस्तान से समंदरों तक की लंबी यात्राएं। कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, बस साथ हों, लगातार बातें करते हुए तुम और हम। रेवा की हथेलियों में पसीना छूट गया। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोट में पैडल मारने लगी। मैं हैरान था। मुझे यकीन था कि वो मुझे पसंद करती है। फिर शायद मैंने जल्दी की, पर अगर प्यार हो ही जाए तो इसका इजहार करने के लिए वक्त की कोई पाबंदी है? और कोई कैसे समझे कि अब सही वक्त है? मैं कैसे समझता? मुझे याद रही तो बस रेवा की खामोशी और उसकी आंखें जो मेरी तरफ देखने से भी इनकार कर रही थीं। मैंने रेवा से दोबारा सवाल किया था, थोड़ा फेर बदल के। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? या ये कहना चाहती हो सारांश, मैंने तुम्हारे लिए वैसे नहीं सोचा, तुम अच्छे दोस्त हो, अच्छे इंसान हो, वगैरह वगैरह। प्लीज रेवा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दैट रबिश। रेवा कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं। मुझे अब समझ में आया कि रेवा तलहटी तक साफ दिखने वाली नदी नहीं थी। वो सच कहती थी। भरम था सब। आज उस बात को 1 हफ्ता गुजर गया है। मैंने जैसे उन 7 दिनों में सदियां बिता दी थीं। 2 दिन तो रेवा ने क्लासेस भी नहीं ली। उसके बाद क्लासरूम में दिखी भी तो मुझे लगा ये वो नहीं जिसे मैंने चाहा और जिसे प्रपोज किया था। मन अकड़ गया। ठीक है, अगर वो मुझे नहीं चाहती, मेरा साथ नहीं चाहती तो ना सही। मैंने भी कमरे के दूसरे छोर वाली टेबल पकड़ ली, ऐसी टेबल जहां से रेवा दिखाई नहीं देती थी। हालांकि ऐसा करके मैं खुश नहीं था, मैं बड़ी तकलीफ में था। 2 दिन और हुए और लगा ये पहाड़, ये पेड़, ये स्कूल सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, मुंबई की भागदौड़ में फिर से रम जाऊं। मैंने तय किया कि रेजिग्नेशन दे ही दूंगा, सेशन खत्म होते ही या शायद कल ही। रेवा का दूर जाना मुझे भीतर से खाली कर गया था। नहीं जानता था कि उसकी ना मुझ पर यह असर करेगी, पर यह जान गया था कि वो कभी नहीं मिलेगी। ये बात मानने में मुझे लंबा वक्त लगने वाला था। ये तो मेरी बात हुई, पर रेवा, उसको क्या मैं समझ ही नहीं सका था जरा भी। सारांश, हम आज शाम मिल सकते हैं क्या? रेवा मेरी टेबल के सामने खड़ी थी। उसने एक पल को आंखें मिलाईं और नीचे देखने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोली, बस एक बार, उसी मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे। मैंने सर हिला दिया था बस। मुझे हुलस के हाँ कहना था, खुश हो जाना था, उम्मीद से लबलबा जाना था, पर मैं बेअसर था। उस नदी जैसी लड़की के मन की तलहटी छू आने का मेरा मोह भंग हो चुका था। शाम ढलने लगी है। मैं मैग्नोलिया के ऊंचे घने दरख्त के नीचे बनी बेंच पर बैठा सूखे पत्तों पर कविताई बातें कर रहा हूँ। रेवा के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। याद कर रहा हूँ कि कैसे कॉपीज चेक करते हुए वो चश्मा पहन लेती थी और उसकी नाक पर निशान उभर आता था। मैंने एक दफ़ा हल्के से छू दिया था उस निशान को, हौले से रगड़ दी थी अपनी उंगली। मैंने हथेली पलट के देखा कि मेरे साथ कहीं चला आया हो वो निशान। नहीं था।
कोई निशान नहीं, खाली थी मेरी हथेली। हे आई एम सॉरी, मुझे देर हुई आने में। रेवा मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में लाइब्रेरी से इशू की गई 2 किताबें लिए, ढीली सी कार्गो पैंट और काला स्वेटर डाले हुए। उसने क्रोशिया की टोपी पहन रखी थी जिसमें से उसके कान जरा जरा से दिख रहे थे और गाल ठंड के मारे लाल हो रहे थे। दिल चाहा चूम लूं उसको और कहूं कि ये सज़ा है देर से आने की। क्या उसे सज़ा लगेगा मेरा यूं करीब आ जाना? आई सेड आई एम सॉरी। मुझे चुप देखकर उसने दोहराया, नहीं इट्स ओके, मुझे अच्छा लगता है पेड़ों के बीच, तुम जानती हो। मैंने थोड़ा लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। वो बेंच पर मेरे पास बैठ गई, नहीं पास नहीं, थोड़ा दूर होकर बैठी। 2 पल की चुप्पी रही होगी, फिर वो बोली, सारांश मेरी शादी हो चुकी है। व्हाट? मैं एक झटके से उठ के खड़ा हो गया। पेड़ से चिड़ियां उड़ी और कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए। मुझे लगा एक पत्ता उठाकर किसी किताब में सहेज लूं, इस दिन की याद में। मैंने देखा रेवा ने एक पत्ता उठाकर किताब में रख लिया था। चलो याद तो रखना चाहती है अपनी मन मर्जियां। प्लीज बैठ जाओ, सुनो मेरी बात। रेवा ने मेरी कलाई थाम ली। मैं चुपचाप वापस बेंच में बैठ गया, उसके बहुत करीब। वो बताने लगी 10 साल पुरानी बात, जब उसकी बुआ ने उसको कनाडा के किसी एनआरआई से ब्याह दिया था और वो 2 महीने बाद चला गया था ये उम्मीद देकर कि वीज़ा बनवा के ले जाएगा। वो नहीं आया। 2 साल बीते, बुआ भी नहीं रही। कुछ सालों में माँ भी चली गई। वो बताती रही अपने इनकार की वजह। सारांश, आई एम स्टिल मैरिड टू हिम, आई एम हिज लीगली वेडेड वाइफ। मैं भीतर तक कांप गया। उसका मेरा ना होना ही अभी दिल ने मंजूर नहीं किया था और वो किसी और के होने की बात कह रही थी। मैंने रेवा को नजर भर के देखा। वो मुझे आज फिर से नदी जैसी ही लगी, पर शांत मैदानी नहीं बल्कि पहाड़ी नदी जिसके बहाव बड़े बड़े पहाड़ काट डालते हैं। मैं उठ के चल दिया। मुझे कुछ कहने के लिए वक्त चाहिए था, पर क्या कहूं? कितने ही दिन लगा लूं, कितना ही समय ले लूं, कहूंगा क्या? आने वाले दिन बड़े बोझिल थे। स्टाफ रूम के दोनों छोर पर बैठे हम टूटे सिरे जोड़ने की कोशिश करते और नाकाम होते। हमारे बीच चुप्पियों की मोटी दीवार तन गई थी। काश के कोई रोशनदान ही होता। बिना रेवा से बात किए, बिना उसे देखे, बिना उसे चाहे मैं क्या करता? वो आजकल मुझे किताबें सजेस्ट नहीं करती थी। मैं वापस इकोनॉमिक्स का लेक्चरर बनने लगा था। मुंबई से भाग के आया था सुकून की तलाश में और यहाँ आकर तो जिंदगी ही खो गई थी जैसे। पता नहीं कब से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि अच्छा बताओ ये कौन सा पेड़ है। पता नहीं कब से मैं बागीचे की तरफ गया ही नहीं। ये क्या हो रहा था मुझे? इतनी मोहब्बत, और अगर इतनी मोहब्बत थी तो फिर ये दूरी? मैं उलझने लगा। वो मैरिड है, स्टिल मैरिड टू समवन। इतने साल हुए, क्या कभी लौट आएगा वो? और आया तो क्लेम करेगा? वो कोई जागीर है क्या उसकी? रेवा का शादीशुदा होना क्या इतनी बड़ी बात है? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा इसे सॉर्ट करना होगा। मैंने अपने लॉयर दोस्त को फोन लगाया, हर बात उसे बताई। वो सुनता रहा। फिर उसने कानूनी पेचीदगियां बताईं, रास्ते भी सुझाए कि क्या किया जा सकता है। रेवा अपने पति से तलाक ले सकती है, उसे नोटिस भेज सकती है और अगर वो नहीं मिला तब भी तलाक लिया जा सकता है। लेकिन पहले ये तो जान लूं कि वो क्या चाहती है। पिछली मुलाकात के बाद उसने मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी। एक बार भी मेरी और उसकी नजरें नहीं मिली। हम कॉरिडोर में आमने सामने भी नहीं आए। क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है? मैं शायद बीमार पड़ जाऊंगा अगर ऐसे ही सोचता रहा। मुझे उससे सीधे बात करनी होगी। मैं क्लास बीच में छोड़ के स्टाफ रूम में चला आया। रोस्टर देखा था मैंने, उसका फ्री पीरियड था। तुम तलाक का नोटिस क्यों नहीं भेजती उसे? सवाल करते ही मैं डर गया। रेवा मुक्त होना चाहती है ना? कहीं उसे इंतजार तो नहीं उस शख्स का जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, वचन उठाए होंगे? कब तक ऐसे बंधी रहोगी? मैंने सीधा सवाल किया तो उसने मेरी तरफ देखा और बोली, उसका कुछ अता पता ही नहीं है,
शायद किसी और कंट्री शिफ्ट कर गया हो। और क्या फर्क पड़ता है, अब इतने साल बीत गए। जब शादीशुदा होने का कोई एहसास नहीं तो तलाक लेकर क्या हासिल होना है सारांश? कहते हुए उसका गला भर्रा गया। मैंने उसकी हथेली अपने हाथों में थाम ली। उसने छुड़ाई नहीं। न जाने कितनी देर हम वैसे ही बैठे रहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने कहे। मैं समझ गया कि अब हम अलग होने से तो रहे, तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजारना चाहता हूं रेवा। और तुमने भी कहा ना कि क्या फर्क पड़ता है उस आदमी से, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, तलाक हुआ नहीं हुआ। वैसे ही क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने मुझसे शादी की या ना की, हम साथ तो रह सकते हैं ना। रिश्ते कागजों पर ही तय हो ये जरूरी तो नहीं है ना। रेवा ने सर मेरे कंधे पर टिका दिया। मुझे लगा जैसे उसने सामने बिखरी HB, 2HB, 4HB पेंसिल उठाकर एक कोरे कागज पर हाँ लिख दिया हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।